क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है, लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूं वो काफी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। सब लोगों के लिए अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक हो जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा, थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? एक महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था, लेकिन किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। सालों पुराने केसेस को लेकर इलेक्शन से एकदम पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया। रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ का फाइन लगा दिया। देश भर से खबरें आ रही हैं कि कैसे ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते ही उन पर ईडी और आईटी के नोटिस आ जा रहे हैं, और कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि उन्हें अखबारों में पेड एडवर्टाइजमेंट्स छापने तक नहीं दिया जा रहा। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। ये क्या हो रहा है देश में? क्या इस तरीके से इलेक्शंस लड़ी जाएंगी? हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर देश की डेमोक्रेसी को बचाने के? आपका पैसा चोरी हो गया है, देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का ये शायद से सबसे बड़ा स्कैम है। थ्योरी तो आपने बहुत समझ ली दोस्तों, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं, असली घोटालों की बात करते हैं। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। पहला, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, ये बीजेपी हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में या कोई भी और पार्टी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और तीसरा, आम जनता यानी पब्लिक। इन तीनों के नीचे एक बक्सा रख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो बक्सा रखा है वो चंदे का डिब्बा है, कंपनी के नीचे जो डब्बा है वो कंपनी के पैसे का डब्बा है, और तीसरा, पब्लिक के नीचे जो डब्बा है वो सरकारी पैसे यानी जनता के पैसे का डब्बा है। अब सोचो, अगर सरकार जनता के डब्बे से पैसे निकालकर कंपनी के डब्बे में डाल दे और रिटर्न में कंपनी अपने डब्बे से पैसे निकालकर पार्टी के डब्बे में डाल दे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, क्या आप इसे एक स्कैम कहोगे या नहीं कहोगे? ऑब्वियसली एक घोटाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ठीक आज से 2 मंथ पहले ध्रुव राठी सर ने एक वीडियो अपलोड की थी, द डिक्टेटर। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद से बहुत ही तेजी से वायरल होने लगा और इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर ट्रेंड करने लगा #ध्रुव राठी। क्योंकि गाइस, ध्रुव राठी सर ने उस वीडियो में जो भी बातें बताई थी, जो भी प्रूफ दिया था, वो 100% सच थी। उस बात को लोगों ने बहुत सारा पसंद किया और वहां से स्टार्ट होता है ध्रुव राठी वीएस बीजेपी। यहां से लफड़ा स्टार्ट होता है ध्रुव राठी और बीजेपी। ध्रुव राठी सर ने सीधा बीजेपी को एक्सपोज करने लगे और उन्होंने बताया नो जॉब्स, कितने युवा पीढ़ी हमारे देश में बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, और कैसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, कैसे लोगों को नफरत फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट लिया जा रहा है। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो, जरा इस बात पर जरूर गौर करना, क्या बीजेपी फेयर इलेक्शन करा रही है?
बीजेपी के खिलाफ जो भी अपोजिशन पार्टी खड़ा होता है उसको ईडी से गिरफ्तार कराकर जेल के अंदर करा देना या उस अपोजिशन पार्टी के अकाउंट को फ्रीज करा देना। और रही बात मीडिया की, तो मीडिया पहले बिक चुकी है। मीडिया 24 घंटा सिर्फ बीजेपी की तारीफ करती है, ना कि बीजेपी से सवाल करती है। मीडिया बीजेपी से कभी सवाल करती हुई नहीं दिखी है किसी भी वीडियो में। शाहरुख खान सर की एक फिल्म है जवान, उस फिल्म में उन्होंने कहा था अगर जो भी आपसे वोट मांगने आए उससे आप सवाल करो, उससे सवाल करो अगले 5 साल में वो आपके लिए क्या करेगा, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करेगा, अपने देश के लिए क्या करेगा। आप जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक ये ऐसी धर्म और जाति के नाम पर लड़ाया जाएगा और धर्म और जाति के नाम पर वोट लिया जाएगा। सारी बातों का सिर्फ एक ही बात कहना है, धर्म और जाति के नाम पे वोट दीजिएगा तो धर्म और जाति ही आगे बढ़ेगा। अगर देश के नाम पर वोट दीजिएगा, देश की तरक्की के लिए वोट दीजिएगा तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, मैं कुछ क्लिप दिखाता हूं अपने ध्रुव राठी सर की। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। लेकिन बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के इस अरेस्ट के पीछे एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का भी कनेक्शन। कोर्ट में जो हियरिंग हुई उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल को 4 लोगों की स्टेटमेंट्स के बल पर अरेस्ट किया ईडी ने। क्या ऐसे होंगी देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस? हालातों को देखकर इस फिल्म की याद आती है। द डिक्टेटर नाम की एक कॉमेडी फिल्म जो कि एक सैटारिकल कहानी सुनाती है एक फिक्शनल डिक्टेटर की। रेस जीतने के लिए डिक्टेटर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अप्रैल के महीने में रामनवमी के समय कुछ लोग पकड़े गए गौ हत्या करते हुए आगरा के शहर में। इसकी वजह से आगरा में उस वक्त कम्युनल हिंसा भी छिड़ गई थी। ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है। अगस्त 2022 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उत्तर प्रदेश के कनौज डिस्ट्रिक्ट में एक शिव मंदिर के सामने किसी आदमी ने मीट फेंक दी और उसकी वजह से हिंसा छिड़ गई। ऐसा ही कुछ मई 2020 में भी हुआ था। कोयम्बटूर मंदिर के सामने किसी ने मीट फेंक दी। फरवरी 2024 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ लोग गौ हत्या, काउस की स्लॉटरिंग करते हुए पकड़े गए। ये सारी खबरें सुनकर एक चीज आपके दिमाग में जरूर आएगी, आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? इसका जवाब वो नहीं जो शायद आप सोच रहे हो। पहली खबर का न्यूज आर्टिकल देखिए। यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो हिंसा भड़काना चाह रहे थे। दूसरी खबर, शिव मंदिर के सामने मीट फिकवाई चंचल त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने। इसने एक मुस्लिम कसाई को इसके लिए 10,000 रुपए दिए थे। इसके पीछे कारण था कि वहां के एसएचओ हरिश्याम सिंह के खिलाफ बदला लेना चाह रहा था। तीसरी खबर, कोयम्बटूर के मंदिर के सामने मीट फेंकने वाला आदमी था हरि राम प्रकाश, एक अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। पुलिस के अनुसार ये मेंटली डिस्टर्ब था। चौथी खबर, गौ हत्या के पीछे मुरादाबाद में यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया 4 लोगों को, जिनमें से एक था बजरंग दल का लीडर। ये एक मुसलमान आदमी को एक झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्होंने खुद गौ हत्या कर दी। हैरानी की बात यह कि ये काम करने के लिए इन्होंने खुद एक मुस्लिम आदमी की मदद ली। हमारे देश में एक भयंकर माफिया चलाया जा रहा है व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए, जिसका सिर्फ एक मकसद है, सभी हिंदुओं को ब्रेन वॉश करना और तानाशाह के हाथों कठपुतली बना देना। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था दोस्तों कि कैसे किसी भी देश का कोई भी डिक्टेटर हो, वो हमेशा देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपना टारगेट बनाता है। भारत के केस में मेजॉरिटी कम्युनिटी है हम हिंदुओं की, और हमें ब्रेन वॉश करने के लिए जो व्हाट्सएप पर माफिया चल रहा है वो 4 डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। पहला डिपार्टमेंट जो आपके अंदर गर्व और अहंकार भरता है। कहा जाता है कि आप हिंदू कितने महान हो, स्पेशली सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदुओं को ये गर्व दिया जाता है। चाहे आपने कुछ पर्सनल लाइफ में अचीव किया हो या ना किया हो, आपको कहा जाता है कि आप महान हो क्योंकि आप इस जात, इस धर्म में पैदा हुए हो। हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। दूसरा डिपार्टमेंट कहता है कि आप पर सदियों से अत्याचार हुआ है, ये देखो आप कितने बड़े विक्टिम हो। तीसरा डिपार्टमेंट, आप खतरे में हो, देखो हमें उन लोगों से खतरा है, वो कभी भी आकर हमें खत्म कर सकते हैं। और चौथा डिपार्टमेंट जो नरेंद्र मोदी को मसीहा बनाता है, आपको कहा जाता है कि अगर आपको कोई बचा सकता है तो सिर्फ वही एक इंसान है जो आपको आकर बचाएंगे, इसलिए सिर्फ उन्हें ही वोट दो। दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है। भगवान, भारत ने भगवान का वरदान बन के आए हैं। इन्फ्लुएंसर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की फोटो अपलोड करी उनके मुस्लिम दोस्त के साथ। श्रद्धा की खबर को देखते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने दहेज की लिस्ट से फ्रिज को हटा लिया है। सुदर्शन न्यूज ने एक प्रोग्राम चलाया जिसकी हेडलाइन थी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है कि हकीकत। एक और गोदी इन्फ्लुएंसर ने ट्विटर पर पोस्ट किया आपका अब्दुल भी वैसा ही है। जी न्यूज ने ट्वीट करके प्रोग्राम चलाया मेरा अब्दुल वैसा नहीं है वालों के लिए सबसे बड़ा सबक है ये केस। और ऑफ कोर्स व्हाट्सएप माफिया ने भी अब्दुल शब्द का इस्तेमाल करके बहुत सारे जहरीले मैसेजेस फैलाए। ये सारे पोस्ट और मैसेजेस सिर्फ एक चीज साबित करना चाहते हैं कि हर एक मुसलमान आदमी एक पोटेंशियल खूनी है। अब्दुल शब्द का प्रयोग यहाँ पर सभी मुसलमानों को डिनोट करने के लिए किया जा रहा था। 20 दिन पहले की इस खबर को देख लीजिए। 26 साल की रुखसार उर्फ रिया को उसके लिव इन पार्टनर ने मार डाला और उसकी बॉडी को एक कबर्ड में स्टफ कर दिया। अक्यूज्ड कौन था? विपुल टेलर नाम का आदमी।
जब दैनिक जागरण में एक खबर छपी तो इन्होंने लड़की का नाम कहीं मेंशन नहीं किया अपने आर्टिकल में। अब इस खबर को देखिए। बेंगलोर में रहने वाला प्रदीप एक रुखसाना नाम की औरत से संबंध बनाता है, दोनों का साथ में बच्चा होता है। रुखसाना उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था, तो उसने रुखसाना का खून कर दिया। ये भी कुछ ही दिन पहले की खबर है कर्नाटका से। मेरा एक ही सवाल है नफरत फैलाने वाले नमूनों से। आपको मैंने इतने सारे केसेस गिना दिए यहाँ पर पिछले 1-2 सालों के, जहां पर हत्या करने वाला एक हिंदू था। तो क्या यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि हर हिंदू आदमी यहाँ पर एक पोटेंशियल खूनी है? ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता। देश में 55 से 60 करोड़ हिंदू आदमी रहते हैं। इन 20-30 केसेस को लेकर जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सारे हिंदू लड़के ऐसे होते हैं, और ठीक इसी तरीके से मुसलमानों को भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता। देश में रहने वाले करोड़ों मुस्लिम आदमी हैं, सारे के सारे पोटेंशियल किलर नहीं होते। ये एज्यूम करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है, और ये आपका नफरतखोर माइंडसेट दिखाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बड़े अफसोस की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपके फोन में हर दिन हर शाम को आ रहे हैं, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपको ये चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपको ब्रेन वॉश करना है। वो सिर्फ आपके दिल के अंदर डर की भावना जगाना चाहते हैं कि आपको डर लगे मुसलमानों से, और फिर इस डर के मारे आकर आप मोदी को वोट दो। मुझे बड़ा बुरा लगता है कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भी अब और कुछ बचा नहीं है। अब उन्होंने भी अपने भाषणों में ऐसे झूठ फैलाने शुरू कर दिए हैं कि हिंदुओं के अंदर डर बैठे और डर के मारे वो उन्हें वोट करें। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बात करी गई है एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, रोजगार की। इन्होंने कहा है कि ये 22 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे, करोड़ों नौकरियां देंगे। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में भी ऐसा ही कहा था कि जितने रुपए नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिए, उतने रुपए ये गरीबों को देंगे, मजदूरों को, किसानों को और युवाओं को देंगे। जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उठा के दे देंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने बड़ी बेशर्मी से मुस्लिम्स पर वही स्टीरियोटाइप थोप दिया जो इनके व्हाट्सएप माफिया में फैलाया जाता है कि ये मुसलमान तो हमेशा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ये खुद 5 भाई बहन नहीं है क्या? यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को देख लो, उनके खुद 3 भाई और 3 बहन है। ये जो इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। अगर गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी बोस की रिस्पेक्ट करते हो तो उनके जैसा जज्बा भी लेकर आओ। जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर दिलवाई है, उस आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान अब से अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक समझे। ये जिम्मेदारी अब हम सबकी है। स्टेप 1, अपनी आवाज उठाइए। एक आवाज से फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो इस वीडियो को 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, इंडिविजुअली, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। हमारा मिशन है इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, देश के हर एक वोटर तक पहुंचाना।